2024 के चुनावी महासंग्राम में विपक्षी रणनीति का सेंटर बने पटना में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जो मोर्चा बन सकता है, उसके लिए एक मीटिंग चल रही है। लेकिन पटना से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज वहां की कांग्रेस में, वहां की संसद में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज तीसरा दिन है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद तक मोदी का नाम गूंजता सुनाई पड़ रहा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऐसा सम्मान शायद पहली बार देखने को मिला और ये तस्वीरें गवाह हैं कि अमेरिका की धरती पर ब्रांड इंडिया और ब्रांड मोदी दोनों का डंका बजा। नरेंद्र मोदी जब ऑफिशियल डिनर करने के लिए पहुंचे व्हाइट हाउस, तो राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद, जहां भी नरेंद्र मोदी गए वो जगह उनके नाम से गूंज उठी। तो एक बार जरा कल का दिन चूंकि इतना विशेष था, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एंगेजमेंट्स थे उसको लेकर एक अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि यहां भारत में उस वक्त रात हो रही थी जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सम्मान चल रहा था और कांग्रेस में उनका संबोधन भी। उनसे सवाल पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोकतंत्र को लेकर और नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जिसके मन में कोई शंका है उसको ये समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे डीएनए के अंदर है, उसका एक हिस्सा है, हमारी रगों में लोकतंत्र बहता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और हम लोकतंत्र में जीते हैं। सुनते हैं नरेंद्र मोदी की बात। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल हुआ और उनका जो जवाब आया, इस पर बड़ी धूम मची हुई है सोशल मीडिया में। इस पर हम लोग बात करेंगे अलग से, लेकिन आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने कैसे एक इतिहास भी रचा है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित किया। इस बार उनका भाषण 58 मिनट का था
15 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तस्वीर देखिए, अमेरिकी कांग्रेस में तमाम लीडर्स ने खड़े होकर के उनकी बातों पर तालियां बजाएं। 79 बार उनके भाषण पर ताली बजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद में भारत और अमेरिका की दोस्ती का बार बार जिक्र किया और बताया कैसे दोनों देश और उसके रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मोदी मोदी के नारे हमारी संसद में गूंजते हैं, लेकिन अमेरिकी संसद में भी किसी दिन गूंजेंगे, ये कौन सोच सकता था। वो भी इस बार होता हुआ दिखाई दिया। ये दो पहलू हैं और इनको यहां भारत में अपने अपने तरीके से फैलाया जा रहा है, इस पर चर्चा की जा रही है। प्रदीप जी, पहले इस तस्वीर की बात करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर नरेंद्र मोदी कितनी बार स्टैंडिंग ओवेशन मिली, कितनी बार ताली बजी और कैसे नरेंद्र मोदी का नारा भी अमेरिका की कांग्रेस में लग रहा है। आज ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि गर्व कीजिए। दुनिया में इस समय नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रभावी नेता, इस बात को दुनिया के तमाम बड़े देश एक्सेप्ट कर चुके हैं और उन देशों की जनता के इमेजिनेशन में मोदी है कि ये एक लीडर है दुनिया का, एक वर्ल्ड लीडर है जो दुनिया की समस्याओं को हल करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। होंगे नहीं वो अलग बात है। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध पर जो स्टैंड लिया नरेंद्र मोदी ने, स्टैंड लिया, ये एक बात है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था, हमने स्टैंड लिया, लेकिन अपने स्टैंड से अपने विरोधियों को कन्विंस कर दिया, ये दूसरी बात है। अब तो बताया जा रहा है कि हमने तेल खरीदकर रूस से दुनिया को बचा लिया। हाँ, जिन लोगों ने सैंक्शन लगाया रूस पर, उनके साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जो भारत ने किया ठीक किया, जो मोदी ने फैसला लिया ठीक किया, ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में था। और यूरोप को तो सही कह रहे हैं आप, बचा ही लिया। एनर्जी क्राइसिस से यूरोप की इकोनॉमी की हालत और ख़राब हो जाती अगर हम रूस से सस्ता तेल लेकर उसको रिफाइन करके फिर यूरोप को न बेच रहे होते। तो एक चीज़ तो ये है कि जिस तरह का पूरा माहौल बना है दुनिया भर में इस समय, आप देखिए G20 की बात कीजिए, G7 की बात कीजिए, किसी भी इंटरनेशनल फोरा को ले लीजिए, वहाँ मोदी जब जाते हैं तो आकर्षण का केंद्र होते जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उनमें होड़ होती है मोदी से हाथ मिलाने आप की, इन तस्वीरों में भी देखेंगे, हैरानी हुई मुझे भी देख करके, जब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, उनकी कांग्रेस में घुस रहे हैं। हमारे यहाँ होता था, पहले ओबामा आए थे तो हमारे यहाँ भी तस्वीरें खिंचाने की या उनका हाथ पकड़ने की, हैंडशेक करने के लिए उत्सुकता थी हमारे सांसदों में। वो उत्सुकता वहां भी दिखाई दे रही है, लोग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे। देखिए, पश्चिम से कोई आए, खासतौर से अगर गोरी चमड़ी का हो तो और ज्यादा फर्क पड़ता है। उसका एक आकर्षण और बल्कि कहें एक हीन भावना हमारे मन में है कि जो पश्चिम का है, जो गोरा है, वो अच्छा होता है, समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है, हमसे बेहतर होता है। लेकिन एशिया से, भारत से कोई जाए और पश्चिम में उसका ऐसा स्वागत हो, ये गंगा उल्टी बहने वाला मामला है कि ये परिवर्तन आएगा। इस तरह का दिन भी हमको देखने को मिलेगा, इसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की होगी, लेकिन मोदी ने वो करके दिखाया। और नरेंद्र मोदी वो नेता हैं, जब तक 2014 तक प्रधानमंत्री बनने से पहले तक, जब तक वो मुख्यमंत्री थे जी, कोई नहीं कह सकता था कि इनको फॉरेन पॉलिसी का एफ भी आता है। और फॉरेन पॉलिसी इस सरकार की सबसे सक्सेसफुल पॉलिसीज में से एक। फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर जितनी सफलता इस सरकार को मिली है, किसी सरकार को नहीं मिली है। तो ये इस सब का असर है। दूसरी बात कि विश्व कल्याण के बारे में भारत सोच रहा है, ये लोगों ने मान लिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसकी मेरिट पे नहीं जा रहा हूं कि वो सही है गलत है, लेकिन लोगों ने, खास तौर से मैं कह रहा हूं राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जो है, उनके इमेजिनेशन में है कि ये आदमी पूरी दुनिया के लिए सोच रहा है। ठीक है, ये पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। ये वो तस्वीर है और वो पहलू है जो हम देख रहे हैं। और इसके विपरीत वो दूसरा पहलू है जो सवाल पूछा गया नरेंद्र मोदी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ये कहकर के दिखाने की कोशिश की कि भारत के इतिहास का काला दिन है, हर्षवर्धन जी,
कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बगल में खड़े हुए भारत के प्रधानमंत्री से यह सवाल कोई पत्रकार पूछे कि आपके देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, आपके देश के अंदर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और ऐसा करके भारत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का बायस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। पता नहीं, अब मुझे तो लगता है कि ये जो कहने वाले लोग हैं, अब अगर कांग्रेस कह रही तो देखिए कांग्रेस को तो कहना चाहिए, वो और क्या करेगी, उसके पास तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर कुछ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं तो उनकी तो बुद्धि पर थोड़ा सा तरस खाने की जरूरत है। आप अभी तक ये चिल्ला रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई प्रश्न नहीं लेते, और प्रश्न भी उनको एक ही चाहिए था। वो चाहे जो कहें, दाएं बाएं खूब घुमाएंगे, लेकिन उनको एक ही प्रश्न चाहिए कि कोई कहे कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की, और शायद वो मुस्लिम महिला पत्रकार ही हैं, उन्होंने वो सवाल पूछा, बड़े सलीके से प्रधानमंत्री ने और वहीं के राष्ट्रपति के रेफरेंस से जवाब दे दिया। अब इसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि सवाल क्यों पूछा गया, तो भैया कोई अच्छा भला आदमी जा रहा हो, उसको कोई गाली देने लगे और वो कहे कि तुम जो कह रहे हो इसमें कुछ दम नहीं है, तो कहे देखो उसने गाली दे दिया। अब राह चलते बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, तो हर कोई, अब वो कहावत में नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन स्थिति तो कुछ वही हो गई है। तो हाथी की तरह शान से नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, मुझे तो यही दिखता है। नहीं, लेकिन इस सवाल का माहौल तो बड़े दिनों से बन रहा था, चाहे वहां के कांग्रेसमैन या सेनेटर्स हों जिन्होंने चिट्ठी लिखी कि बराक ओबामा का इंटरव्यू आया हो। अरे भाई, राहुल गांधी वही जाके तो बोल रहे थे। राहुल गांधी तो चले, क्योंकि यहाँ बोलते हैं वहां बोलते हैं, तो हमको लगता है वहां कि कोई नई बात नहीं है। वहां के लोगों की जो बात आप बात कर रहे हैं, देखिए अमेरिका में जो रिलीजियस फ्रीडम वाला कमीशन है, उसने भी 2-3 बार रिपोर्ट दी, जिसका खंडन भी भारत ने हमेशा किया। इसके अलावा बराक ओबामा का इंटरव्यू जो है वो तत्कालिक एक तरह से वो मुद्दा करवाया उससे, और अमेरिकन मीडिया ने उसको कवर ही बहुत किया। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने वही बोला जो उनको बोलना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, और हमारा जो संविधान है, जो हमारे पूर्वजों ने उसको लिपिबद्ध किया है लोकतंत्र को, वो एक संविधान के रूप में लिपिबद्ध किया है, और वो गारंटी है लोकतंत्र की। और फिर उन्होंने जो एक बात कही कि जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के, वो हर एक को मिल रहे हैं विदाउट एनी किसी मतभेद के, कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, किस भूभाग का है। इसको तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारत सरकार की स्थिति, अपनी स्थिति और भारत की स्थिति स्पष्ट कर दी। तो ये सवाल पूछा गया तो बहुत सारे जो संशय उठ रहे थे अमेरिका में इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी की, उसका उन्होंने एक तरह से निराकरण कर दिया। लेकिन सर, कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि भारत के इतिहास का काला दिन है ये। भारत के प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट हो रही है, भारत का प्रधानमंत्री दूसरी बार आपकी कांग्रेस में, वहां की कांग्रेस में जाकर स्पीच दे रहा है, राउजिंग ओवेशन उनको मिल रही है, और हमें बताया जा रहा है काला दिन है। कांग्रेस क्या कह रही है इसका जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता से लीजिए, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जो वहां बोला वो ठीक बोला, और सारी शंकाओं और आशंकाओं का निराकरण किया उन्होंने अपने वक्तव्य से, अपने बयान से, और बाद में जो कांग्रेस ने भाषण दिया उससे और चीजें स्पष्ट हो गई। लेकिन एक चीज और मैं कह दूं, देखिए अमेरिका किस तरह से भारत को देखता है वो तय हो गया, वो पिछले 2-3 दिनों में बहुत अच्छे से तय हो गया है। जो बाइडेन, जो माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पर्सनल रिलेशन वाले रिश्ते थे, उसकी वजह से जो बाइडेन तो हमेशा विरोधी रहेंगे। एक बड़ा वर्ग था जिसको हम सो कॉल्ड लिबरल कहते हैं, हालांकि वो लिबरल होते नहीं होते, बड़े कट्टर है, खुद को लिबरल कहते हैं, लेकिन उन्होंने माहौल बनाया कि देखिए बाइडेन है वो मोदी पर लगाम लगा के रखेंगे। भारत में बाकायदा ये नैरेटिव किया गया, आर्टिकल लिखे गए, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में छपवाया गया, और वो जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ व्यवहार करते दिखे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल का मसला नहीं था, उसमें वही पर्सनल कनेक्ट दिख रहा था जिसको लेकर यहां के तथाकथित लिबरल परेशान थे। अब उन्होंने क्या किया, आप इसको सोचिए, और मैं तो कहूंगा कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को इस पर बयान जारी करना चाहिए कि उमर खालिद जैसे दंगों के आरोपी के साथ उनका चित्र लगाकर एक ट्रक में एलईडी स्क्रीन में वहां की अमेरिका की सड़कों पर घुमाया गया, तो पूरा अमेरिका पलक पावड़े बिछाए बैठा हुआ है। आप इस तरह की हरकतें करके अपने काली नीयत और अपने काले चेहरे को दिखाते हो। भारत के लिए कोई काला दिन नहीं, भारत के लिए गौरव का दिन है। दुनिया की 2 डेमोक्रेसी, दुनिया के 2 बड़े ताकतवर नेता दुनिया की डिक्टेटरशिप और कट्टरता के खिलाफ एक साथ खड़े दिख रहे हैं। नहीं, बराक ओबामा का इंटरव्यू भी उसी वक्त आया,
और अब ये बताया जा रहा है मोदी जी तो कहते थे बराक ओबामा मेरे बड़े मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, माय फ्रेंड बराक। माय फ्रेंड बराक कहा। उन्होंने कहा हमारी दोस्ती भी ऐसी है कि हम तू तड़ाक करके भी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा, उन्होंने आईना दिखा दिया, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो बाइडेन साहब की बात हुई कि उन्होंने भी इशारों में मौका जब भी उनको मिला, चाहे उनकी वेलकमिंग स्पीच पे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने इक्वालिटी की, लिबर्टी की, रिलीजियस फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जहां मौका मिला वो उन्होंने वो डायलॉग चिपका दिए। देखिए, उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी देखना है। एक बात, जो बाइडेन डेमोक्रेट हैं, ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स जो हैं वो एंटी इंडिया हैं। ये प्रमिला जयपाल जो हैं, ये इतनी बड़ी विरोधी हैं भारत की कि एक बैठक में इनको होना नहीं था, ये आई और एस जयशंकर वहाँ बैठे हुए थे, उठकर चले गए विरोध में। ये स्थिति अमेरिका में एक लॉबी है जो एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी और एंटी हिंदू। आप देखिए 36 विश्वविद्यालय एक साथ आ जाते हैं डिसमेंटलिंग हिंदुत्व पर। दुनिया भर में इस्लाम और जिहाद का जो आतंक है उसके खिलाफ एक सेमिनार आपने सुना हो कि उसके खिलाफ हुआ हो, डिसमेंटलिंग इस्लाम। हिंदू तो 10,000 साल पुरानी संस्कृति, धर्म, किसके ऊपर हमला किया, किसको नुकसान पहुंचाया, कब असहिष्णुता दिखाई। तो आप कैंपेन चला रहे हैं डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। क्या नुकसान किया है दुनिया का भाई हिंदुत्व ने? आज योग दुनिया भर में पहुंचा है तो ये सनातन धर्म की ही देन है। तो आप जो है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? 9 साल से लगातार कोशिश हो रही है मोदी को गिरा दो, किसी तरह से हटा दो। अब सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो कोशिश जारी है। अब लग रहा है कि 2024 आखिरी मौका है। और बराक ओबामा की बात करें, आपको याद होगा 2015 में जब वो आए थे, 2 दिन बड़े अच्छे गुजरे। तीसरे दिन आपको याद होगा सिरी फोर्ट के कार्यक्रम में उन्होंने वो खिलाफ बोलकर गए। क्यों बोलकर गए? एक अमेरिकी ईसाई संस्था है जिसको 10,000 करोड़ का डोनेशन आता था, भारत सरकार ने बंद करा दिया क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ओबामा चाहते थे कि वो बैन हट जाए, मोदी ने मना कर दिया, उसका रिएक्शन था। तो ये लॉबीज हैं जो लगातार भारत के विरोध में रहती हैं। भारत में जब भी, अब मैं मोदी की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप इंदिरा गांधी का समय याद कीजिए। जब भी भारत में कोई मजबूत नेता, मजबूत सरकार होगी, उसके विरोध में ये लॉबी काम करती है जी। कठपुतली सरकार चाहिए। कठपुतली से मेरा मतलब है कि जिसको हम जिस तरह से चाहें चला सके, जो हमारे कहे के मुताबिक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उन पर स्टैंड ले जी। इस तरह की सरकार इनको मंजूर नहीं है। वो लॉबी लगातार मोदी का विरोध कर रही है और करती रहेगी। इंदिरा गांधी के समय तो पूरी सरकार ही भारत के खिलाफ थी, 7वां बेड़ा भेज दिया था। नहीं, लेकिन इसमें उस समय बस तो एक बिल्कुल विचित्र स्थिति महत्वपूर्ण थी। बात है। और निक्सन ने जो व्यवहार किया था आज- इंदिरा गांधी के साथ, वो सबको मालूम है। और जिस तरह से उनकी जो बात हुई थी, उन्होंने लिखा है हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में कि मिसेस गांधी ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट से बात कर रही हो। तो जो प्रदीप जी ने कहा कि भारत का जब कोई मजबूत नेता होता है तो वेस्ट उसको आसानी से स्वीकार नहीं करता है, लेकिन स्वीकार्यता हुई, इंदिरा गांधी की भी हुई और मोदी जी की भी हुई। तो लेकिन ये आज की तारीख में एक और फर्क है। वो फर्क ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मुद्दों पर जो लीड ली है वो आज के पहले किसी भारतीय नेता ने नहीं, नहीं इससे मैं सहमत नहीं हूं कि किसी नहीं, भारतीय ठीक है, नेता ने आप असहमत हो सकते हैं, ये लेकिन ये ठीक- सच है कि क्लाइमेट चेंज से लेकर इस्लामिक टेररिज्म से लेकर पीस से लेकर जितने तरह के मुद्दे हैं, आज तक किसी भारतीय नेता ने लीड नहीं ली थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो चीन का थ्रेट है, चाइना थ्रेट है, उस चाइना थ्रेट के खिलाफ अकेले मोदी खड़े दिख रहे हैं और अमेरिका कमजोर हुआ है। तो ये जो बाइडेन या ओबामा या जो भी कुछ हो रहा है वो अमेरिका की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन भारत की भी रणनीति है कि हम आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन जहां आप हमको दबाने की कोशिश करेंगे वहां हम आपकी शर्तों पर नहीं चलने वाले। दुनिया में किसी काल में उस वक्त के जो भी छाए हुए मुद्दे हों, उनमें भारत इतना असर्टिव हुआ हो, इससे आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है? अगर नहीं, आदमी कहने कि नरेंद्र मोदी वाकई उन मुद्दों पर नहीं, नरेंद्र मोदी ने लिए लीड, मैं ये कर, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस नैरेटिव से सहमत नहीं हूं कि ऐसा। भारत की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब बनाया था नेहरू, नाजी, टीटो, सुकार्नो और बिशप मकारियस ने, तो बाइपोलर वर्ल्ड था,
कोल्ड वॉर का टाइम था तो एक तीसरी ताकत खड़ी की गई थी, इसीलिए कि जो दोनों के बीच में एक बफर ताकत खड़ी हो। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हो, तमाम सारे मुद्दे थे जिन पे भारत ने बाकायदा लीड ली है, ऐसा नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया वो है। आवाज एक सेक्शन तक सीमित थी, भले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमने उसमें शामिल हुए, लेकिन पूरी दुनिया मानती थी कि हम रूस की तरफ झुके हुए, सोवियत संघ की तरफ झुके हुए हैं। तो जो अमेरिकन लॉबी थी, जो भी देश अमेरिका के साथ थे, वो हमेशा एडवर्सरी के रूप में देखते अरे सर, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा विनोद जी, लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं कि इस पर हम लोग जरूर आपका एक शॉर्ट कमेंट जरूर चाहिए कि देश की जो भी उपलब्धि होती है तो देश की उपलब्धि बिल्कुल होती है ना। उपलब्धि है देश की। अगर वो नेहरू जी के काल में हुई तो उस पर वो भी भी गर्व देश की होगा, देश उपलब्धि को है। आज मोदी के काल में हुई तो उस पर, तो ये जो निरंतर तुलना है और ये दोनों तरफ से होती है, नेहरू जी को ऐसा रिसेप्शन मिला था, तुलना मोदी को इसलिए ऐसा रिसेप्शन मिला तुलना है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुलना इसलिए होती है जब ये कहा जाता है इसके पहले कभी नहीं हुआ, तब दूसरा पक्ष कहता है पहले हुआ। तुलना इसलिए होती है, मुझे लगता है निरंतरता में चीजें आगे बढ़ती हैं। नेहरू का वक्त दूसरा था, इंदिरा गांधी का वक्त दूसरा था, मोदी जी का वक्त दूसरा, अटल जी का वक्त दूसरा था, लेकिन हर प्रधानमंत्री ने भारत के मान को बढ़ाने में योगदान किया और नरेंद्र मोदी भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर आज की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी खबर की ओर आपको लेकर चलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पटना में जारी विपक्ष की बैठक पर बड़ा हमला बोला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।